Hello student, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel SV Smart Study. वासुदेव हाँ जी, क्लास 10th एक्टिव एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, उसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में वास्तविक संख्या के बारे में पूछेगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर दें तो प्राप्त रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। इन्हें हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर -2, 0, 1, 3/7, -5/2, √2, 9 इसी प्रकार से जेड इत्यादि सभी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के संग्रह में मान लीजिए वास्तविक संख्या के संग्रह में हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी सम्मिलित होती हैं। इसी संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप कि जो मैंने अभी टॉपिक बताया आपके लिए पूर्णतः समझ में आ गया होगा। तो इसका ये इंट्रोडक्शन था। फिर हम इसकी आपकी क्लास 10th के जो एक्टिव एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है, पहले इंट्रोडक्शन से ही शुरू करके हम प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण को सॉल्व करेंगे। पहला उदाहरण है, आपके पास बुक होनी चाहिए, मैं फिर भी पढ़ के बता रहा हूँ आपके लिए कि पहला उदाहरण है उसका। पहला उदाहरण है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n
का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। क्वेश्चन आपके पास उदाहरण नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, मैंने अभी आपकी सवाल पढ़ा था आपके लिए, और किताब नहीं है तो मैं लिख भी दे रहा हूँ क्वेश्चनों को। वैसे मैक्सिमम बच्चे और सभी किताब लें। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर अर्थात 0 पर समाप्त होता है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, उसने कहा है, पहले क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। सॉल्व क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यानपूर्वक। वो कह रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n एक का कोई मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। अर्थात 4 की पावर अंक n लगा करके वो शून्य पर समाप्त होगा। तो हम जानते हैं कि शून्य पर समाप्त होगा तो वो 2 से भी विभाजित होगा, अर्थात 5 से भी विभाजित होगा। जिन संख्याओं के पीछे शून्य आता है, जिन संख्याओं के पीछे शून्य आएगा वो किससे से विभाजित होंगे, 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। ये दोनों ही कंपलसरी होनी जरूरी है हमारे पास। इसी पर विचार करेंगे अब हम। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हल करने में लिखेंगे, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अर्थात 2 और 5 आना आवश्यक है। अतः अर्थात लिख दो, अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाने चाहिए, यानी चाहिए 2 की पावर n व 5 की पावर n। कुछ भी हो सकता है n तो प्राकृतिक संख्या, जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो लेकिन क्योंकि क्योंकि 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड किस रूम में है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, अर्थात लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2n के रूम में है, 2 की पावर 2n है, जहां n प्राकृतिक संख्या है। टू 4 की पावर n में 5 प्राकृतिक संख्या सम्मिलित नहीं है, 5 प्राकृतिक संख्या सम्मिलित नहीं है। तो अतः
n ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, n ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 4 की पावर n अंक 0 0 पर सम्मिलित हो, 0 पर समाप्त हो। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप जो मैंने क्वेश्चन उदाहरण जो था आपके सामने वो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे उदाहरणों को या ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले एक बार सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे उसको, फिर देखेंगे वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको जमाएंगे। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल है तो समझ में नहीं आता है, बस उसको पहले पढ़ो ध्यानपूर्वक और फिर उसको ये देखो कि क्या कहना चाह रहा है वो। भाई उसने बोला है कि 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होने चाहिए। 0 पर समाप्त होने के लिए यही थोड़ा ही है कि हमें 2 से ही विभाजित होगा, वो 5 से भी तो होगा। ये दोनों ही बंदे आने चाहिए कंपलसरी हमेशा के लिए सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए यहाँ 2 की पावर तो आ रहा है, अर्थात 2 अभाज्य गुणनखंड तो आ रहा है, लेकिन 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा। तो आता है हम कह देंगे कि n ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 4 की पावर n जो अंक 0 पर समाप्त हो। दैट्स क्लियर। इसी में अगला उदाहरण है आपके पास, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी पढ़ोगे, मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ और लिख भी दूंगा। चलो अगर बुक लेंगे जल्दी से जल्दी। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपने 8th 9th में किए, प्रीवियस क्लासों में किए हैं, फिर भी हम कैसे करेंगे देखो सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे उनका, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके करेंगे। तो हमारे पास संख्या क्या दे रखी है, संख्याएं हमारे पास, संख्याएं क्रमशः 6 व 20 है। ठीक है जी। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या जाएगा, 2 3 6 3 एकम 3 खत्म हो गया। 20 के कर लो इधर, 2 से 2 धाम 20, 2 से 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आए भाई हमारे पास 2 × 3 × 1 लगा सकते हैं। 20 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास 2 × 2 × 5 × 1 लिख सकते हैं, जिसको हम यहाँ पावर के रूप में लिखेंगे इनको। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। इधर इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। यहीं से हम सपोज कर लेंगे, यहीं से देख लेंगे HCF जो होता है किसी भी संख्याओं का, HCF जो होगा जो उभयनिष्ठ संख्या होगी अर्थात उभयनिष्ठ अंक होगा उसकी मिनिमम पावर यानी कि निम्नतम घात वाले को वह उन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। HCF इक्वल टू हम कहेंगे 6, 20 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है भाई, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 आ गया। लेकिन इसमें 2 की पावर 2 है तो उसमें 2 की पावर 1 है अर्थात 2 की पावर 1 है। तो मैक्सिमम नहीं लेंगे, मिनिमम पावर वाले की उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही उसका HCF होगा, अर्थात इसका जो HCF होगा वो 2 होगा। समझे। इसी में उसने बोला है कि LCM भी बताइए, तो LCM भी ऐसे ही बता देते, लेकिन LCM के क्या है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी मैक्सिमम पावर उठाएंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो उसकी मैक्सिमम पावर, फिर उसके बाद क्या लेंगे कि अब इसमें मैक्सिमम पावर वाली वो ले ली कॉमन जो नंबर आ रहा है उसका मैक्सिमम पावर, और जिसके कॉमन नहीं है अर्थात उभयनिष्ठ नहीं है वो भी अंक लिए जाएंगे, तो ये भी लेंगे हम। अब इनको हम करें तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 × 5 हो जाएगा, जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 12 5 16 अर्थात 12 5 60 यानी कि 4 3 12, 12 5 60। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 60। तो अतः हमसे जो पूछा था कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड बताए, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM बताइए, तो हम कह देंगे कि 6 और 20 का HCF आया है 2 है
और एलसीएम जो आया है वो आपके पास 4 गुणा 3 गुणा 5 अर्थात 60 है। आई होप जो ये आपके सामने जो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 है वो पूर्णतः आप समझ चुके होंगे। इसी के आगे हमारे पास अगला भी उदाहरण है। उदाहरण नंबर 3, 4 हैं, उनको पर विचार करते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या है, 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही 96 और 404 और का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है। तो हम इनके एलसीएम भी निकालेंगे अब, ठीक है जी। हमें इनके एलसीएम भी निकालने हैं और एचसीएफ निकालने हैं, ये दोनों ही चीज निकालनी है हमें। तो कैसे करेंगे, देखो सवाल लिख ले रहा हूँ, किताब में बुक नहीं है आपके पास, मगर बुक होनी जरूरी है, बुक लेना है। उदाहरण नंबर 3 दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। जी आपके पास क्वेश्चन है, उदाहरण है, ये आपके पास क्या है, उदाहरण, ठीक है जी। ये आपके पास उदाहरण है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हल डालोगे और हल डालने में लिखोगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है भाई उसने, इससे कहा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे हम। तो हमारे पास संख्या जो है, संख्याएं क्रमशः हमारे पास कौन कितनी कितनी है, संख्याएं क्रमशः तो 96 व 404 है। इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कर लो। अभाज्य गुणनखंड आपने 9वीं में 8वीं में सभी में सीख चुका है। जैसे 6 आ रहा है तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 8 आ रहा है 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4 आ रहा है फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार, 2 से फिर 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। इधर इसी प्रकार 404 है आपके पास, पीछे 4 है तो इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 आ रहा था, 2 एकम 2। 101 ऐसी संख्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 101 अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं से करती है वो। तो हमने 101 स्वयं से काट दिया। अब इनके हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो लिख देंगे कि भाई 96 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 6 बार है, 2 4 6, सॉरी 5 बार, 2 4 5 और 1 3, ठीक है, 1 3 आया हुआ है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 भाई कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, और 3 कितनी बार है, 1 बार बस। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में ऐसे लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार 404 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 गुणा 2 गुणा 101, जिसको भी हम लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा 101 की पावर 1। अब हमसे मांगा हुआ है एचसीएफ या एलसीएम, तो एचसीएफ मांगा हुआ पहले, तो एचसीएफ निकालेंगे कितने का, 96, 404 का। तो 96, 404 का एचसीएफ नहीं बताएंगे तो हम, मैंने क्या बताया था, एचसीएफ निकालने के लिए हमें उसमें पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, तो और उभयनिष्ठ गुणनखंड में मिलने के बाद फिर हमें उसकी देखनी है पावर, जिसकी पावर मिनिमम होगी वो वाला उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो यहाँ है 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 2 इसका एचसीएफ होगा। और कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो छोड़ देंगे बस। इसी को खोलें तो 2 की पावर 2 का मतलब 4, इसका जो एचसीएफ होगा वो होगा 4। ओके जी। ठीक इसी प्रकार उसने बोला है कि एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था उसका मैक्सिमम पावर वाला गुणनखंड लेंगे। तो मैक्सिमम पावर वाला यहाँ 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 मैक्सिमम पावर है इसकी। और जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बने हैं, अर्थात जो उभयनिष्ठ में नहीं आए हैं उनको भी उठाया जाएगा।
जैसे 3 की पावर 1 और 101 की पावर भी 1। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई की जाएगी। तो 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गया। 2 की पावर 5 का मतलब 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। हम इसमें बारी-बारी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखो, तो करो, तो क्या कर देंगे कि 3 से यहाँ का 3 दूनी 6, 3 3 9 96 गुणा 101। फिर इनमें आपस में मल्टीप्लाई कर लो यहाँ आप 101 में 96 की, तो 6 एकम 6, 0 6 एकम 6, फिर 9 से 9 एकम 9, 0 9 एकम 9, आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 0 6 9 6 और 9। इसका आंसर आ जाएगा 9696 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, आई होप जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है वो पूर्णतः आप समझ चुके होंगे। इसी के आगे एक और एग्जाम्पल है आपके पास, उस एग्जाम्पल को भी हम कर दें। उसमें भी उदाहरण नंबर 4 में क्या क्या रखा है, उदाहरण नंबर 4 में बोला हुआ है उदाहरण नंबर 4 क्या है, उदाहरण नंबर 4 में बोला हुआ है, लिख लेते रहा हूं मैं आपके पास। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है संख्याएं, संख्या 6 72 और 120 और 120 120 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड लगा देना, विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ये है आपके पास उदाहरण जो है, उदाहरण नंबर 4 ये है कि संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो हमने अभी दोनों उदाहरण किए हैं ठीक उसी प्रकार ये भी ऐसा ही होगा। जो हमारे पास संख्याएं दिया है, संख्याएं ये लिखोगे कि संख्याएं हमारे पास कितनी है, संख्याएं क्रमशः कितनी है 6 72 और 120 है जी। ठीक है, ये आपके पास संख्या है। हम ठीक इसी प्रकार इनकी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड आ जाएगा बार आपके पास 6 की गुणनखंड होंगे कि 2 से काटोगे तो 2 3 6 3 एकम 3। ठीक है जी, फिर इसी के प्रकार किसके काटोगे आप 72 के गुणनखंड करोगे तो इधर कर लो 2 से 2 3 6 2 के 12, फिर 6 रहा 2 से कटेगा 2 एकम 2 2 16, फिर 2 से 2 नहीं 18, फिर 3 से आ जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 एकम 3 ये आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें 120 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इससे काटेंगे 2 से 2 के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 2 से कट जाएगा अभी तो 2 1 2 2 5 10, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 5 गन 5। ठीक है जी, ठीक इसी प्रकार अब हम इधर इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं। इस 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3, जिसको हम पावर के रूप में लिखें तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इधर 72 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे, आइए हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, जिसको हम उसके रूप में लिखेंगे पावर के रूप में तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ओके जी, फिर इसी प्रकार हम 120 के लिखेंगे। 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 120 के अभाज्य गुणनखंड आए हुए 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है जी, तो इसके अभाज्य गुणनखंड इसकी पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। जब हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करेंगे तो हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करने के लिए हमें वही देखना होगा कि मैक्सिमम पावर कौन सी आ रही है और मिनिमम पावर किसकी आ रही है, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में लिखनी है हमें। तो उसमें जो हम आपको
दिखा दें कि उसकी जो पावर है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ कि उसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे थे, आपको इसको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 72 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे थे वो आ रहे थे आपके पास 2 की पावर, देख लो एक बार आपके सामने आया था तो कितना आया था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ठीक है जी, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2। और 3 की पावर 1 2 था, इधर इसकी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 था और इधर था 120 के 120 था, तो इसका आ जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हमें इसका एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ निकालेंगे 6,72, 120 का, तो हमने बताया था ओवनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। ओवनिष्ठ गुणनखंड 2 2 है, 3 भी है ओवनिष्ठ गुणनखंड, ये है, इधर भी है और इधर भी है। तो इनमें दोनों 2 ओवनिष्ठ गुणनखंड है, उसकी मिनिमम पावर देखनी है। इसकी 2 की पावर 3, इसकी पावर 2 की 3, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 वाला आएगा। और साथ ही साथ 3 भी इसका ओवनिष्ठ गुणनखंड था, तो 3 की पावर 1 1 2, तो 3 की पावर 1 वाला आएगा, अर्थात इसका ओवनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणा 3 = 6, यानी कि एचसीएफ इसका आ गया 6। हम इसी प्रकार हम इसका एलसीएम भी निकालेंगे कि एलसीएम 672 और 120 का। तो अब जहां उभयनिष्ठ गुणनखंड थे उसकी मैक्सिमम पावर देखनी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड था, उसकी मैक्सिमम पावर 3 2, और जो उभयनिष्ठ गुणनखंड में नहीं है वो भी। तो इधर आ जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 का 5, 9 8 72, 72 में हमें 5 की गुणा कर देनी है, आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 7 35 36 360, इसका एलसीएम आ जाएगा। आई होप कि मैंने जितने भी आपके उदाहरण समझाए हैं आप समझ गए होंगे। जो भी डाउट है या जिसमें भी हमारी वीडियो में दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके हमें उसका गलतियों को सुधार के लिए बताएंगे, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो एलसीएम एचसीएफ निकालना जान जाएं। तो अगली वीडियो में हम इसी की प्रश्नावली 1.1 को लाएंगे और अच्छे से सॉल्व कराएंगे, और आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल का नाम है एसवी स्मार्ट स्टडी। अपने दोस्तों में, यारों में, रिलेशन संबंधियों में शेयर कर दें, और अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।